नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बात करते हैं अजीत अंजुम के खुलासे की, जो उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि मतदाता सूची का जो गहन संशोधन हो रहा है बिहार में, उसको लेकर कई खुलासे किए। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं उनको अपलोड किया जा रहा है बिना वोटर्स से बात किए, वोटर्स की किसी में फोटोग्राफ नहीं लगी। और कल जो उनका एक लेटेस्ट एक्सपोजे था, जो उन्होंने पटना के एक इलाके से किया था, उसमें एक कमरा दिखाया गया है। उसके स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद अपने खास मेहमान से इसकी बातचीत करूंगी। कि इन स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं कि एक कमरा है जिसमें कि 35 से 40 बीएलओज बैठे हुए हैं और अपने आप से वो सिग्नेचर्स कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं बिना वोटर्स के देखे। और ये एक नहीं, बहुत सारे बीएलओज हैं और जिनको अजीत अंजुम ने कल एक्सपोज किया। फुलवारी शरीफ पटना का ये वीडियो था और लगभग 14-15 मिनट का वो वीडियो है और उस पर उन्होंने ये खुलासा किया है। अब इस खुलासे के बाद कोई भी चीज क्या ऐसी बचती है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा था और इसको अब कैसे उठाया जाए, ये भी एक समस्या है। कि इस एक्सपोजे के बाद क्या हम वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, हम तब इंतजार करेंगे क्योंकि बिहार के चुनाव की डेट्स बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी। 21 जुलाई को चुनाव आयोग को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को और अगली सुनवाई, जैसा मैंने कहा, कि 28 जुलाई को है। लेकिन इस एक्सपोजे के बाद सो मोटो क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोड मैप क्या होना चाहिए? और अजीत अंजुम ने यह भी कहा कि उनको ये डर है कि उनके खिलाफ पहले ही एक एफआईआर हो चुकी है, हो सकता है कि उनके खिलाफ 2 या 3 एफआईआर और होने के चांसेस हैं। ये उनके सूत्र ने उनको बताया है और इस बात का उन्होंने खुलासा अपने वीडियो में भी किया। तो आज इसी सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। आज सुबह हमने देखा था और पब्लिक इंडिया पे ही जो मैंने लाइव किया था 12 बजे, उसमें राहुल गांधी का ट्वीट भी दिखाया था कि राहुल गांधी ने उसको ट्वीट किया है। और तो मैंने सोचा कि आज इस पर बातचीत की जाए। हमारे साथ इस समय गुरदीप सप्पल हैं, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, कांग्रेस एडमिन इंचार्ज हैं। थैंक यू सो मच गुरदीप फॉर जॉइनिंग एंड ऑन सच एन इम्पोर्टेंट एक्सपोजे। लेकिन गुरदीप का सरोकार सिर्फ कांग्रेस एडमिन इंचार्ज तक ही नहीं है, क्योंकि गुरदीप राज्यसभा टीवी के सीईओ थे जब मैंने उनके साथ काम किया था, खुद एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं। इसलिए मुझे लगा कि इनसे बात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और इनके व्यूज जानना भी बहुत जरूरी है। एक तरफ पार्टी का व्यू होगा और एक जर्नलिस्टिक व्यू भी है इस पूरे खुलासे को लेकर। गुरदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहले तो आपकी एक मैं प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ जो खुलासे अजीत अंजुम ने किए हैं। और अजीत अंजुम के साथ आज जो लोग नहीं खड़े हैं या जो लोग खड़े हैं, उस प्रक्रिया के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि इस समय कई लोग इस बात को सोच रहे हैं कि पता नहीं अजीत अंजुम ने सही दिखाया या नहीं दिखाया। आपका क्या मानना है? नीलू, जो काम अजीत अंजुम जी ने किया है बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग करके, वो सबकी आंखें खोलता है। एज अ राजनीतिक दल हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये जो गहन वोटर सूची का एसआईआर जो कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसके अंदर गड़बड़ है। और गड़बड़ वैचारिक स्तर पर है, गड़बड़ इलेक्शन कमीशन के अधिकारों के सवाल पर भी है और गड़बड़ उसके क्रियान्वयन कर ऊपर भी है। लेकिन अजीत अंजुम जी ने जाकर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आईना दिखाया है सबूत के साथ, वो पूरे देश के सामने है। और केवल वही नहीं, इवन दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्टिंग की है लगातार अपने 100 रिपोर्टर्स को भेजकर, उन्होंने भी जो किया है उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि अगर मीडिया सजग होता है तो जनता को पता लगता है कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। और सत्ता का दुरुपयोग अब सबके सामने है। दुखद बात यह है कि यहाँ पे केवल सत्ता नहीं है, बल्कि सत्ता के साथ साथ जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसकी जिम्मेदारी है देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र फलता फूलता रहे, लोग अपने मत का प्रयोग कर सके, बेधड़क कर सके, वो संस्था इस पूरे शक के घेरे में और सवालों के घेरे में आ गई है। नहीं, लेकिन गुरदीप, अब सवाल ये उठता है कि अब क्या सिर्फ ये कहने से काम चल जाएगा कि वो शक के घेरे में है? शक के घेरे में तो ये लोग 2024 के चुनाव या उसके पहले के चुनाव से भी थे, जब बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुए वीवीपैट को लेकर, ईवीएम्स को लेकर। लेकिन अब जो हो रहा है बिहार में, सब लोगों का ये मानना है और जितने भी इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, मैं लगातार उनके टच में हूँ, और उनका ये मानना है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है और इसके बियॉन्ड अब कोई चीज देखी नहीं जा सकती। तो क्या अभी भी हम
इस उम्मीद से आप बैठते हैं कि शायद चुनाव आयोग कुछ सही कर लेगा या कुछ कोर्ट संज्ञान ले लेंगे? क्या आज ये उम्मीद सही होगी करना, या फिर कुछ एक ड्रास्टिक कुछ एक एक्शन लेने का समय है? देखिए, जो लगातार गिरावट संस्थाओं में आ रही है मोदी राज में पिछले 11 साल में, वो जैसे आप पहाड़ से उतरते हैं तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते रहते हैं। तो एक के बाद एक कई टर्निंग पॉइंट हम देखते आ रहे हैं, और इस वक्त जो है वो हमारी उन तमाम शंकाओं को बिल्कुल प्रूव कर रहा है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहा है। जब हमने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया था और जब हमने कहा था कि महाराष्ट्र में गड़बड़ हुई है, और आपको याद होगा कि मैंने खुद सबसे पहले इस बारे में लिखा था ट्विटर पे, तो बहुत सारे लोग इसको यकीन करने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के अंदर भी और हमारी अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग, बहुत हमारे मित्र, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे थे कि भाई आपने अपना काम नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टी ने, तो आप ब्लेम दूसरे के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आप अपना काम करते तो शायद ये रिजल्ट नहीं आता। और हम ये बार-बार लोगों को बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जो काम करना था, उसमें गड़बड़ हुई है, इस करके नतीजे गलत आए हैं। और दूसरी बात, वो जो सैद्धांतिक बात है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज जब तक वो पूरी तरह मजबूत नहीं होंगी, तब तक क्या लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया जाएगा? आज हम ये बात कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होंगी, अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास हर बूथ के ऊपर बीएलए होगा, अगर हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास बूथ के ऊपर वर्कर पन्ना प्रमुख होंगे, अगर उनके पास वोटर लिस्ट को जांचने का पूरा साधन होगा, तभी उनके लिए लोकतंत्र है। गुरदीप, आप ये कह रहे हैं कि क्या इन सारी चीजों का एक्सेस आप लोगों के पास नहीं है? मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, मैं आरजेडी की बात कर रही हूँ, क्योंकि कल तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कि बीएलओस के साथ एक बीजेपी की जिला अध्यक्ष लेडी थी, वो बैठी हुई थी। और जब जिस पर्सन ने वो वीडियो शूट किया था, जब उसने पूछा कि आप यहाँ पर किस कैपेसिटी में हैं, तो उन्होंने बोला हम समाज सेवा कर रहे हैं। अब ये बीजेपी की जिला अध्यक्ष अगर वो ये कहती है कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ बीएलओस के साथ एसआईआर की एक्सरसाइज में, क्या ये कान नहीं खड़े करता? और सिर्फ ये कह के कि हमारे पास एक्सेस नहीं है बीएलएस का, क्या ये काफी होगा? नीलू, आपको याद है आपके पिछले इंटरव्यू में मैंने ये सवाल उठाया था कि 4 लाख वॉलंटियर्स कौन है, किसने उनको अपॉइंट किया? उन वॉलंटियर्स को कैसे पता चला कि चुनाव आयोग हमारी तलाश में हो और हमको चुनाव आयोग से जाके संपर्क करना है? तो एक पैरेलल सिस्टम जरूर बना, उस पैरेलल सिस्टम में कुछ लोगों तक सूचना पहुंची कि जो एक्सरसाइज चुनाव आयोग कर रहा है, और बाकी जो दल है वहां पे, विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे दूसरी पार्टीज हो, उन तक ये सूचना नहीं पहुंची। हमको कभी किसी लेवल पे चुनाव आयोग ने ये नहीं साझा किया कि वो वॉलंटियर्स के एनरोलमेंट करने जा रहा है, और 4 लाख वॉलंटियर्स की बात वहां हो रही थी। अभी चुनाव आयोग ने आज भी जो चिट्ठी निकाली है अजीत अंजुम के नाम पे, उसमें उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया है कि हम नगर निगम के कर्मचारियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए? यही बात तो हम पहले भी उठा रहे थे। सवाल जो हमारे सामने दिक्कत है कि हमको एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ हमको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, और तीसरी तरफ हमको ये भी इंश्योर करना है कि गांव गांव में हमारे लोग, हमारे वोटर्स का एनरोलमेंट पे ध्यान दें। जब आप लोग बात करते हैं एज अ पत्रकार, तो आप ये उम्मीद करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से कि आज पॉलिटिकल पार्टी उतर के सड़क पे क्यों नहीं आ रही है। जब हम बात करते हैं तो हमारे बीच में जो बातचीत हुई है, उसके अंदर पहला जो सवाल है कि चुनाव आयोग जितनी भी गड़बड़ कर रहा है, वो लड़ाई एक लेवल पर है, लेकिन क्या हम इस विंडो को जाने दें जहां पे क्या हम गांव गांव में अपने वोटर्स के एनरोलमेंट के काम को छोड़ दें और आंदोलन पे आए? हम ऐसी विकट स्थिति इस देश के अंदर चुनाव आयोग ने पैदा की है, और प्रायोरिटी जो है पहली, वो अपने वोटर तक पहुंचने की है, वोटर को वहां तक लाने की है ताकि उसका वोट कटे नहीं। ये काम चुनाव आयोग का था, जो चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर थोप दिया है। ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का कभी नहीं होता था, पॉलिटिकल नहीं, पार्टीज तो अपने लेवल पे इसका थोड़ा बहुत मतलब, करती थी, नो, लेकिन आप दिस इज अ कंसर्निंग फैक्ट जो आप कह रहे हैं, दिस इज अ वेरी कंसर्निंग फैक्ट। आपने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज इस समय गांव गांव में, घर घर में ये इस बात को लेकर लगी हुई हैं कि उनके वोट ना कटे। अब ये क्या एसआईआर के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो जटिलता है, वो क्या बढ़ गई है एसआईआर की वजह से, और इसलिए आप लोग सड़क पर नहीं बिल्कुल, आ रहे? बिल्कुल हमारे सारे कार्यकर्ता अपनी सारी तैयारी छोड़कर केवल और केवल अपने वोटर्स के बीच में उतरकर फॉर्म भरवा रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये काम कर रहे हैं।
ये काम पूरे पूरे पॉलिटिकल प्रक्रिया को दरकिनार करके इस काम के ऊपर लगा जा रहा है। ये बार-बार सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी सड़क पे क्यों नहीं उतर रही हैं? हमारा सवाल ये है कि आज क्या हम एनरोलमेंट को छोड़कर सड़क पे उतर जाएँ? ये बात सच है कि आंदोलन की जरूरत है। ये बात सच है कि अब सड़क पे उतरने की जरूरत है। और इस बात के लिए 19 तारीख को इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, आगे की रणनीति को लेकर। कोर्ट के अंदर भी हम ही लोग गए हैं, चुनाव आयोग के पास भी हम ही लोग गए हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का काम जर्नलिस्ट से थोड़ा अलग होता है। जर्नलिस्ट अपनी बात को उठाते हैं, जनता के सामने रखते हैं, वो रखा जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ग्राउंड पे एनरोलमेंट का भी ध्यान देना है, उससे नजर नहीं हटानी है। अगर उससे नजर हट गई तो फिर तो पूरा षड्यंत्र अपने आप सफल हो गया। फिर तो सीधी सी बात है कि आपके वोटर्स ने फॉर्म ही नहीं भरा तो उनके नाम कट गए। नहीं, तो लेकिन गुरदीप ये जो स्थिति है, और ये भी कहना गलत है कि पॉलिटिकल पार्टीज आवाज नहीं उठा रही है। मैं कल भी सोशल मीडिया पे देख रहा था, लगातार हमारी पार्टी स्टेटमेंट दे रही हैं। जब अजीत अंजुम जी का ट्वीट आया और एक्सपोजे आए, तो सभी तमाम लीडर्स ने उसको ट्वीट भी किया है। पिछले 2-3 दिन में आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। चाहे वो कम्युनिकेशन के हेड हों, चाहे सोशल मीडिया के हेड हों, चाहे मेरे जैसे लोग हों, सबने अलग अलग अपने लेवल पे इसको उठाया है। आज राहुल गांधी जी ने भी इसको उठाया है, तेजस्वी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन हमारे जो पार्टीज हैं वो लगातार इन इश्यूज को उठा रही हैं। हम इस बात पे बड़ी गंभीर चर्चा भी पर्दे के पीछे हो रही है कि आगे चलने का रास्ता क्या हो, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने जो किया है वो लोकतंत्र पर कुठाराघात है। वो लोगों की वोटिंग राइट्स के ऊपर कुठाराघात है। अगर जो जो वोटिंग राइट, हर एक व्यक्ति को एक वोट की जो पावर दी गई है इस देश के अंदर, उस पावर को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये केवल ये नहीं है ना, मुद्दा ये नहीं है कि ये वाला नहीं नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं गुरदीप, मुझे लेकिन आपसे ये जानना है कि बहुत सारी चोरी, कई लोग ये कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है, ग्राउंड पर मेरी अजीत अंजुम से खुद लगातार फोन पर बात हो रही है जब से वो इनफैक्ट बिहार गए हैं। कई बार उनसे बात हुई है और उनका भी ये मानना है कि बहुत सारे वोट तो चोरी हो चुके होंगे और किसी को पता ही नहीं है। अगर एन्यूमरेशन फॉर्म बिना वोटर से बात किए अपलोड कर लिया गया है तो उसको लेकर क्या काउंटर एक्टिविटी है ऑपोजिशन के पास, उसको कैसे काउंटर करेगा आज ऑपोजिशन जो इसी ऑलरेडी के वोट लिए चोरी हो गए? इसी के लिए 19 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। आगे जो जो इनपुट्स आ रहे हैं, चाहे वो अजीत अंजुम ला रहे हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर से आए हैं, और ये मत मानिए कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू इनपुट नहीं आ रहे हैं। इनपुट्स हमारे कार्यकर्ताओं की मार्फत भी तो पहुंच रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे लीडर भी तो हर गांव के अंदर इस समय हैं। आरजेडी के भी तो लोग हैं, इनपुट वहां से भी आ रहे हैं। सवाल ये है कि इस पे आगे की रणनीति को नी जर्क नहीं किया जा सकता है। अगर आप नी जर्क रिएक्शन करेंगे तो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, जिसमें बाद में कॉम्प्रोमाइज होना है इलेक्शन कमीशन का कि भई नाम कट गए, वो तो हम खुद ही प्लेट में धर के दे देंगे। तो हमको उस प्रक्रिया के ऊपर एनरोलमेंट भी कराना है, और हमको चुनाव आयोग को एक्सपोज भी करना है, और हमको ये पूरी बात सड़क पे भी लेके जानी है। नहीं, लेकिन ऐसा मुझे तो एक नहीं है चीज कि नहीं 9 समझ तारीख आ को रही। ऐसा तो नहीं है कि 9 तारीख को चक्का जाम नहीं किया गया था। खुद राहुल गांधी सड़क पर उतरे थे। आज आज 1 हफ्ता ही तो हुआ है। इस 1 हफ्ते के अंदर जस्ट बिकॉज़ कि नई-नई जानकारी सामने आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का इस समय धर्म संकट यही है कि हम लोग उस व्यवस्था में नहीं है अभी कि हम ये कहें कि अब हम चुनाव नहीं लड़ रहे, चलिए चुनाव आयोग ठीक नहीं है, हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? हमको जमीन पे भी लड़ाई लड़नी है, हमको नहीं, सड़क पे भी आप लड़ाई जमीन, लड़नी है, हमको कानूनी भी लड़ाई लड़नी है। ये आपने ठीक तीनों कहा कि काम आपको, ये तीनों काम देश में पहली बार थोपे जा रहे हैं हम पे। पहली बार थोपे नहीं, जा रहे हैं ना। लेकिन जब आपको ये पता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे चुनाव आयोग का बहिष्कार करना या उसके बारे में, बहिष्कार के बारे में बात करना इतना नो गोज एरिया क्यों है पॉलिटिकल नहीं नहीं, पार्टीज के लिए? बहिष्कार के बारे में बात नहीं, सवाल नहीं है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग को लेकर जो गड़बड़ कर रहा है पिछले 6-7 महीने से, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग लेवल पे उठाया, इंडिया पार्टीज मिली हैं। ये कोई एक दिन की लड़ाई तो नहीं हो रही है। आप ये तो नहीं कह सकते हैं अब कि चलिए अब चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है तो हम भी जो है लोकतंत्र को सस्पेंड कर देते हैं और हम इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमको तो लड़ाई इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रह के भी लड़नी है, कानून पे भी लड़नी है,
और अब जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी लड़नी है। ये कहना बहुत आसान लगता है कि चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए। बहिष्कार करने के बाद क्या होगा? आप डिक्टेटरशिप को पूरी तरह पावर देना चाह रहे हैं? आप क्या सब कुछ सौंप के निकलना चाह रहे हैं? ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हर लेवल पर लड़ाई लड़ने का है। और एक बात और समझिए, लोकतंत्र में जितना स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टी है उसको बचाने के लिए, उतनी ही स्टेक होल्डर लोग भी हैं जो वोटर है, उतना ही स्टेक होल्डर मीडिया भी है। सब अपना अपना काम जब करेंगे तब लोकतंत्र बचता है। नहीं मीडिया का एक बहुत छोटा चुनाव हिस्सा आयोग आप लोग कर रहे हैं, बाकी मीडिया तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं, जैसे आप चुनाव आयोग ये कहता है कि देखिए 80% फॉर्म्स हमने भर दिए हैं। अब क्या उसको क्रॉस चेक करने का है कोई तरीका, कोई जरिया? आप लोग भी कोई डेटा लेकर आइए कि भाई कितने वोट्स काटे हैं, क्या हुआ है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक ऑपोजिशन पार्टीज को हुई है कि कितने वोट्स अभी तक अगर कटे हैं? अगर आपको याद होगा, जी। तो 9 तारीख के पहले ही आरजेडी ने, तेजस्वी यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कांग्रेस ने भी ये डिमांड की थी कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसको आप जो अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, वो पब्लिक को आप ओपन कीजिए। हम ये बात हवा में तो नहीं मांग रहे थे ना, हमको ये अंदेशा था कि क्या हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन के पास जो अर्नेट सिस्टम है, जो उसका सिस्टम उन्होंने पूरा बनाया था 2014-15 में, उसके अंदर टेक्निकल रूप से ये बिल्कुल संभव है कि हर एक व्यक्ति को अपना फॉर्म देखना की अनुमति हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम तकनीकी रूप से इलेक्शन कमीशन को नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस बात में संशयों को हटाना था तो वो फॉर्म्स को नेट पे पब्लिक कर दे। वो नहीं कर रहा है, इसकी लड़ाई खत्म तो नहीं हुई है। ये लड़ाई तो अभी 28 को फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। 19 को इंडिया अलायंस की मीटिंग है, पार्लियामेंट में उठेगी। आप निश्चित तौर पे मानिए कि पार्लियामेंट में किस तारीख से उठने जा रही है। तो सवाल ये है कि लाखों करोड़ों फॉर्म जमा हो रहे हैं। अब वो कितने जमा हो रहे हैं, वो गिनती पॉलिटिकल पार्टी कैसे कर सकती है? हमारे पास कोई भी तरीका है गिनने का? वो तो चुनाव आयोग को ही बताना है ना। और चुनाव आयोग उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है। नहीं, लेकिन चुनाव यही आयोग तो जैसे इशू है। कहता है कि चुनाव आयोग ने ये बोला, मैं किसी पेपर में पढ़ रही थी कि चुनाव आयोग ने ये कहा कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो नॉट अवेलेबल होते हैं या फिर किसी की डेथ हो गई है, वो उस तरीके का आंकड़ा लेकर आते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा आंकड़ा मिल सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास क्या कोई वे आउट नहीं है ये देखने के लिए कि उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहां पर कितने वोटर्स का एन्यूमरेशन हुआ है या नहीं हुआ? ये तो हो सकता है ना। तो जैसे मैंने अपनी बात यहीं से शुरू की थी कि हमारा फोकस इस वक्त ये भी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज का कि जो हमारे वोटर्स हैं उनके फॉर्म सही रूप में जमा हो। ये गांव गांव में काम हो रहा है, हमारे लोग हाथ पे धर के नहीं बैठे हैं। लेकिन सच ये है कि जो काम चुनाव आयोग का है, वो काम हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं से करना है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार इस काम को पूरा करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। चुनाव आयोग का रोल था कि हर व्यक्ति जो नागरिक है उसको वोट डालने का अधिकार रहे। और नागरिकता चुनाव आयोग तय नहीं करता है। नागरिकता का सिंपल सा इशू है, जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ रहता है, वो नागरिक माना जाता है। अगर वो नागरिक नहीं है तो इसको सरकार को प्रूफ करना पड़ता है। यहाँ पे तो उल्टा सिस्टम हो गया कि हर नागरिक को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो नागरिक है कि नहीं है। और करोड़ों लोग को अगर आप कह देंगे, या लाखों लोगों को अगर आप कह देगा चुनाव आयोग कि नहीं हमने इनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया, ये नागरिक नहीं है, तो कल वो लाखों या करोड़ों लोग सड़क पर होंगे, इस देश की सारी सुविधाएं उनकी बंद होने का बेस बन जाएगा। तो सरकार के पास क्या सिस्टम है ये प्रूव करने का वो नागरिक है या नहीं है? वो लोग कितने साल तक लाइन में लगेंगे? वो लोग कितने साल तक अपनी नागरिकता के लिए संघर्ष शुरू करेंगे? ये तो नया सिस्टम जो चुनाव आयोग बना रहा है वो केवल वोटर तक सीमित नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर मान लीजिए चुनाव आयोग कल वापस कर देता है आदेश और कहता है नहीं जी अब हम जो है 25 तारीख तक नहीं, हम तो और 1 महीना इस प्रक्रिया को चलाएंगे ताकि सब लोग ढंग से फॉर्म भर दें। ये कह सकता है प्रेशर में, मीडिया का प्रेशर है, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर है, चुनाव आयोग ये कह सकता है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग इलेक्शन भी एक्सटेंड कर सकता है 6 महीना, वही पावर है। तो अगर चुनाव आयोग ये कह देता है कि हम इसको महीना 2 महीना समय और दे रहे हैं, तो क्या ये ठीक हो जाएगी एक्सरसाइज? तब भी एक्सरसाइज गलत है।
नहीं, क्योंकि लेकिन इस बेसिक एक्सरसाइज के डिमांड क्या मार्फत होगी? इस बेसिक बेसिक डिमांड डिमांड हमारी बस ऑपोजिशन की क्या है कि निरस्त करना है एसआईआर? क्या ये डिमांड होगी कि आप कैंसिल करें, उसको रिवोक करें देखिए ऑर्डर? देखिए हमारी बात बिल्कुल क्लियर है, हम एसआईआर के खिलाफ हैं, क्योंकि ये एसआईआर कई लेवल पे गड़बड़ है। पहला लेवल ये है कि आपने चुनाव के ठीक पहले ये कर रहे हैं और आपने पूरे बिहार को एक अराजकता की स्थिति में लोगों को डाल दिया। लोग भागे-भागे फिर रहे हैं, कहीं किसी के फॉर्म नहीं है, कहीं किसी के डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं किसी पे फोटो नहीं है, कोई बाहर है, कोई कहीं है, लोगों को टाइम ही नहीं दिया आपने। इस चीज़ के लिए तो टाइम देना चाहिए। और दूसरी बात, जो चुनाव आयोग ने पूरा सिस्टम पलटने की कोशिश की है कि वो नागरिकता जाँच कर रहा है। इसलिए हम एसआईआर के खिलाफ हैं। आप नागरिकता कैसे जाँच कर सकते हैं? आपको किसने मैंडेट दिया ये? 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि चुनाव आयोग नागरिकता नहीं जांच सकता है। नागरिकता किसी को प्रूव नहीं करनी होती है किसी भी देश में, खासतौर पे भारत के संविधान के अंदर ये स्पष्ट रूप से है कि अगर मैं यहाँ रहता हूं और मैं नागरिक हूं तो मुझे जाके अपनी नागरिकता प्रूव नहीं करनी है। मैं हूं नागरिक। अगर सरकार को ये शक है कि नागरिकता पे सवाल है तो सरकार को प्रूफ लेके आना है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है। नागरिक को अपनी नागरिकता का प्रूफ नहीं देना होता है। ये बेसिक बात है, बेसिक बात को आप समझिए। हम इस बेसिक बात के खिलाफ हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ रहता है या पैदा हुआ है वो नागरिक है। हर नागरिक के अपने अधिकार हैं। वोट उसमें एक सबसे बड़ा अधिकार है और उन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। और नागरिकता को साबित करने के लिए कोई कह नहीं सकता है। हाँ, अगर सरकार को किसी पे शक है तो सरकार को सबूत लाना होता है कि कोई व्यक्ति नागरिक क्यों नहीं है। ये थोड़ी है कि फॉर्म नहीं भरा तो मैं नागरिक नहीं रहा। ये थोड़ी है कि कागजात नहीं है तो नागरिक नहीं रहे। नहीं, लेकिन ये कैसी इस देश के सिचुएशन? अंदर लाखों लोग सड़क पे रहते हैं। लाखों करोड़ों लोग सड़क पे रहते हैं, उन पे कागज नहीं होते हैं, कल वो नागरिक नहीं रहेंगे तो क्या आप नहीं, उनको कहीं लेकिन फेंक के आएंगे सब? गुरदीप, लेकिन जो सिचुएशन इस समय अनफोल्ड कर रही है, ठीक है, रिपोर्टर्स जो भी ग्राउंड पर हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स हो, जो भी कर रहे हैं, हम लोग भी अपने एंड से सारे पैनल डिस्कशंस कर करके इन चीजों को सेंसिटाइज कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन इसके बावजूद ये इंप्रेशन क्यों जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज, जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, दे आर नॉट डूइंग इनफ? नाउ लाइक यू एक्सप्लेन द सिचुएशन, आपने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, वो इस समय सबको फॉर्म भरवाने में लगे हुए हैं ताकि किसी का नाम ना कटे। दिस इज अ वेरी डिसेंट लॉजिक विच यू हैव गिवन, but don't you think that more needs to be communicated as far as opposition parties are concerned? Why is this impression going कि opposition parties इस समय साथ में नहीं खड़ी हैं? कल भी हम लोगों ने इसी आ, पर एक सॉलिडारिटी मैराथन किया, सब ने ये बात बोली और बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसमें थे, सबका ये मानना था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, या तो फिर कम्युनिकेशन इनफ नहीं हो रहा है, या तो कुछ चीजों को ठीक से बताया नहीं जा रहा लोगों को। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, ऐसा इंप्रेशन क्यों जा रहा है? देखिए, कम्युनिकेशन नहीं पहुंचा तो ये भी एक कमी हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी एक दूसरी बात है। आज के हर व्यक्ति अपने प्रिज्म से देख रहा है। जो पत्रकार वहां पे अभी इंडिपेंडेंट है वो इस प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ी है उसको ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन वही पत्रकारों का ध्यान इस पे नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे एनरोलमेंट करा रही हैं। क्योंकि बड़ा सवाल आज चुनाव आयोग का काम है। उनके सामने सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यकर्ताओं को एनरोलमेंट में लगा रही है नहीं लगा रही हैं। ये सवाल नहीं। आज उनके सामने जिम्मेदारी ये है उन पत्रकारों के सामने कि वो इस पूरा जो गलत फैसला है उसको एक्सपोज करें। तो वो सही रूप से वहां देख रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं देख रहे। अगर पत्रकार, अच्छा बाकी पत्रकार तो ग्राउंड पे जा नहीं रहे हैं, कोई कोई भी ग्राउंड पे नहीं जा रहा है। अगर आप ग्राउंड पे जाके देखते तो आपको दिखता ये बात कि एनरोलमेंट में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता इस समय। वो कर रहे हैं क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। जिसको चुनाव लड़ना है, वो कैंडिडेट हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको इस काम को करना ही करना है। इसको छोड़कर नहीं जा सकते कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कल मान लीजिए हमने छोड़ दिया और फिर चुनाव आयोग पीछे नहीं हटा, कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, तो फिर तो जो चुनाव जिस वोटर लिस्ट पे होगा उसमें तो हमारे लोग ही नहीं होंगे। तो हमको वहां भी लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई पे मीडिया का फोकस नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक दो अखबारों को छोड़कर, वो तो वैसे ही नहीं इसको एक्सपोज करना चाह रही है, वो तो वाहवाही ढूंढ रही है। और बाकी पत्रकार भी उधर की तरफ नजर नहीं डाल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं
पटना में ना, हमारी भी हो रही है, आरजेडी की भी हो रही है, लेफ्ट की भी हुई है। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे कितना हम लोग ध्यान दे रहे हैं, उसकी कितनी कवरेज दिल्ली में छप रही है, कितना वो टीवी पे आ रहे हैं, नहीं आ रही है। तो जो बात कई बार कही जाती है वो बात भी नहीं पहुंचती, ये भी सच है। और ये भी सच है, ये भी टीवी सच जो है मेन स्ट्रीम कि मीडिया का डिपेंडेंस है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इस समय इतना ज्यादा आक्रोश है, लीडर्स के अंदर भी, कि संघर्ष के रास्ते पे आगे कैसे बढ़ा जाए, इस पे लगातार बात हो रही है। पर्दे के पीछे बातें रोज हो रही हैं, और इसीलिए 19 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है कि बैठ के कलेक्टिव फैसला लें कि अगर बिल्कुल ही आप पटरी से लोकतंत्र को उतार रहे हैं तो इसमें करना क्या है। इसमें फॉर्म भराना तो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाना है, ये नीजर्क रिएक्शन नहीं हो सकता है। ये नीजर्क रिएक्शन अगर हम करेंगे तो हम फिर उसी ट्रैप में जा रहे होंगे, जहां पे सरकार को बहाना मिलेगा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी से ऐसे गड़बड़ करती, काम नहीं करने दे रही है। और कल वही कोर्ट के अंदर पेश करेंगे कि नहीं, हमारा सिस्टम तो बहुत अच्छा था, पॉलिटिकल पार्टी ने व्यवधान पैदा किया। आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के रास्ते में व्यवधान पैदा कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है, ये सबको दिख रहा है। और ये बात कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में 28 को। ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी। ये लड़ाई केवल, मैं फिर से ये बात कहता हूं, ये केवल बिहार चुनाव की लड़ाई नहीं है। आज आज इसलिए क्योंकि एसआईआर हो रहा है और अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है कुछ पत्रकारों ने, अजीत अंजुम समेत, तो आज इस पे फोकस हो रहा है। लेकिन आज ये फोकस क्यों हो रहा है? ये फोकस भी इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के बाद हम लोगों ने बड़े पैमाने पर आवाज उठाई है, राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, कांग्रेस पार्टी ने हर लेवल पे आवाज उठाई है। तो आज जो, मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि यहां तक कि जब हम लोगों ने पार्टी की तरफ से ये बात उठाई थी जनवरी में, दिसंबर एंड में, जनवरी में, तो हमारी पार्टी में ही लोगों का ये कहना होता था कि मिसलीड कर रहे हैं हम इशू को, बाहर वालों की बात छोड़ दीजिए। लेकिन लगातार इस इशू पे अवेयरनेस करने की वजह से ही आज फोकस है सबका। तो ये लड़ाई ऐसा नहीं कि हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई, जिसको कि चुनाव भी लड़ना है, तैयारी भी करनी है और इस इश्यू को फ्लैग भी करना है और संघर्ष भी करना है, वो मीडिया की लड़ाई से अलग होता है। मीडिया अपने मीडिया की तरह से लड़ेगा, वो अपना धर्म पूरा करेगा। और आप यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि ये चुनौती चुनाव आयोग को नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन अभी। गुरदीप, ये इंप्रेशन ऑल्टरनेट मीडिया को क्यों जा रहा है कि आज ऑपोजिशन उनके साथ नहीं है? ये इंप्रेशन ठीक नहीं है, और ये मुझे बाय एंड लार्ज हर ऑल्टरनेट मीडिया के बंदे जिससे हम बात बात कर रहे हैं, वो बाय एंड लार्ज यही कह रहा है कि अरे ऑपोजिशन पार्टीज हमारा कभी साथ नहीं देंगी, हमें जो अपना करना है वो हमें करना है। जैसे देखिए, पिटिशनिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी कल कल बहुत नहीं नहीं सारी नहीं, बातें। लेकिन देखिए ऐसा इसमें इसमें क्यों जा रहा है? मैं, नहीं नहीं, इसमें एक बेसिक बात आप ये समझिए, आप डेटा निकाल के देख लीजिए, आप अजीत अंजुम के ही वीडियोस देख लीजिए, कांग्रेस के कितने नेताओं ने, कितने कार्यकर्ताओं ने उसको ट्वीट किया है, आप देखिए, आपको मिलेगा ट्वीट। ऐसा नहीं है, हो क्या रहा है कि हर व्यक्ति को लग रहा है कि ये संघर्ष इस हिसाब से ही चलना चाहिए था। ऐसे नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी से लोग, आप उसको कह सकते हैं एफिकेसी कम है, ज्यादा है, असर कम है, ज्यादा है, 100 लोगों को करना चाहिए था, 50 लोगों ने किया, या ए को करना चाहिए था, बी सी डी ई ने किया, ए ने क्यों नहीं किया। ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर देखेंगे ट्वीट्स रीट्वीट्स, तो है। जब 2 दिन पहले अजीत अंजुम जी पे एफआईआर हुई, तो जो सबसे ज्यादा रिट्वीटेड और कोट ट्वीट्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हैं। अभी भी आप उसको खोल के देख सकते हैं। नहीं, क्या आपकी पार्टी से किसी ने अजीत अंजुम जी से बात किया? क्योंकि मेरी तो कल उनसे फोन पर बात हुई थी और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एक भी व्यक्ति मुझे मिलने भी नहीं आया। फॉरगेट कांग्रेस, वहां तो आरजेडी में तेजस्वी यादव खुद पटना में बैठे हैं, एंड अजीत अंजुम इज इन पटना। कांट तेजस्वी यादव गो एंड मीट हिम, लेंड हिम अ हैंड ऑफ सपोर्ट? ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये चीजें जरूरी नहीं लगती पार्टी को? आई मीन, आई एम आस्किंग अ वेरी देखिए, ब्लंट क्वेश्चन, बट नहीं दैट्स अ रियलिटी। नहीं नहीं, आप ब्लंट क्वेश्चन कीजिए। मैं पत्रकार रहा हूं, आप भी पत्रकार रहे हैं। जब हम एक रिपोर्ट करते थे, तो हम उस रिपोर्ट को करके अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। पत्रकार ये कहना कि इस रिपोर्ट के बाद ये एक्शन होना है,
ये नहीं, ये एक्सपेक्टेशन अलग चीज होती है। सवाल ये है कि अजीत अंजुम जी की रिपोर्टिंग जो हो रही है, क्या उसका असर हो रहा है? एज अ पत्रकार, एज अ पत्रकार, क्या वो डिस्कोर्स को सेट कर पाए हैं? एज अ पत्रकार, क्या उनके इश्यूज को बाकी अपोजिशन पार्टी उठा रही है? ये सब तो हो रहा है। मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं इशू को पर्सनलाइज ना करें। इस आंदोलन में जो चुनाव आयोग को के इस पूरे फैसले को एक्सपोज करने की जो कोशिश हो रही है, उसमें एक मेजर रोल यूट्यूबर्स का और अजीत अंजुम जी का और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों का है। वो अपना काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही हैं। ये बात आप इस बात को समझिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने उनको फोन किया। मुझे ये पता कि मैंने फोन नहीं किया। और मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि जो पत्रकार ग्राउंड पे पूरा दिन भाग रहा है, उसको मैं फोन करके क्यों डिस्टर्ब करूंगा? मैंने उनके समर्थन में एक ट्वीट से अपनी बात कही, जो कि अभी भी मुझे लगता है कि कई हजार लोगों ने उसको किया है। तो हम अपनी बात को अलग अलग माध्यम से सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। मुझे पता है, मैंने पवन खेड़ा का भी ट्वीट देखा था, मैंने सुप्रिया श्रीनिवास का भी ट्वीट देखा था, और मैंने बहुत कांग्रेस लीडर्स का देखा था। आज राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है। तो बात हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कम्युनिकेट एक एक माध्यम से नहीं कर रहे हो, दूसरे माध्यम से करेंगे, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो सब उनको भी दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात को हमको लाना चाहिए। मीडिया को अपना काम करना है, और उस काम के लिए हम उनको बिल्कुल शुक्रिया भी कह रहे हैं। और उस काम के ऊपर पूरी बातचीत 19 तारीख को जब मीटिंग होगी, उसमें ये बात इश्यूज उठेंगे, 100% उठेंगे इशू। नहीं, लेकिन एक ये भी सवाल उठता है गुरदीप की, अगर आज अजीत अंजुम जैसे पत्रकार के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो लीगल सपोर्ट उन्होंने खुद उस दिन ट्वीट किया कि मैं तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वो कहते भी है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता हूँ। देखिए, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों को मैं जानता हूँ। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलता हूँ। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि वो अकेले नहीं। हो लेकिन सकता जो है बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं करते हैं, पर वो अकेले नहीं है। और ना ही उनकी ये अकेले की लड़ाई है। उनकी लड़ाई में भी साथ हैं हम लोग, और वो अकेले नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा अभी। नहीं, क्योंकि एक इंप्रेशन कहीं ना कहीं जाता है, जैसे आपने कहा, जो आपने लॉजिक दिया कि हमारे कार्यकर्ता इस समय फॉर्म्स को भरवा भी रहे हैं, वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि वोटर्स के नाम ना कटे, और इसलिए आपके लिए सड़क पर उतरना बहुत मुश्किल होता है। मे बी एक्टिविस्ट वो काम करेंगे, उसका फायदा उन पॉलिटिकल पार्टीज को पहुंचेगा। ये बात आपकी मैं मानती हूँ कि एक कलेक्टिव एफर्ट है जो कि सबका दिखना चाहिए, चाहे उसमें वो ऑल्टरनेट मीडिया हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो, चाहे फिर पार्टी के वर्कर्स हों। लेकिन जो इस समय एक जो डू और डाई वाला जो मोमेंट है, और ये सब ये बात बेर सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, जज कोल से पाटिल आज प्रोग्राम पे थे, कल भी बहुत सारे स्पीकर्स ने इस बात को कहा कि ये नाउ और नेवर वाला मोमेंट है, और अगर इसको हम लोगों ने अभी क्लिंच नहीं किया तो फिर सारी चीजें जितना हम लोगों ने अचीव की थी वो सब जो हाथ से निकल जाएगी। क्या ये ऐसा आप ये लोग? नाउ और नेवर मोमेंट पहली बार नहीं बना है। पिछले कई महीनों से हम बात कर रहे हैं। आज आपको ये लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी करेक्शन। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमको ये लगा कि फॉर्म 6, 7, 8 जो वोटर एडिशन डिलीशन के लिए फॉर्म होते हैं, उसमें गड़बड़ हो रही है, बिना फॉर्म भरे नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जिनका नाम डिलीट हो रहा है उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं होता चुनाव आयोग की ओर से। और हमने 4,000 आरटीआई डाली उत्तराखंड में। अब आप मुझे बताइए कितना इवन यूट्यूबर्स ने कितना उसको एम्पलीफाई किया। एक ठोस काम था। लड़ाई के तो कई सारे बैटल्स है ना, बैटल एक नहीं है। हम जब उठाना शुरू किया महाराष्ट्र चुनाव के बाद, तो इस पूरी लड़ाई को केवल ऐसा नहीं है कि मीडिया के लेवल पर लड़ा गया है। पॉलिटिकल पार्टी तो लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है सबसे ज्यादा। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, हमारी वर्किंग कमेटी में बात हो रही है इसकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत सबने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठी है, सड़क पे हम बात लेके जा रहे हैं, कोर्ट के अंदर बात लेके गए हैं। कोर्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि भाई वोटर लिस्ट क्या वीडियो शेयर करना चाहिए,
वो महमूद प्राचा की वो थी, लेकिन हमारे कैंडिडेट उसमें शामिल थे ना। हम, ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई लड़ी नहीं जा रही है। जब हमने ये बात एक्सपोज की कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और हमको सिर्फ वोटर लिस्ट दे दो, तो कोर्ट में बोलने के बाद भी कि हम 3 महीने में कर देंगे, फैसला ले लेंगे, चुनाव आयोग ने नियम चेंज कर दिया और वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, सिंपल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं। ये बात, ये सब सवाल तो हम लेकर आए ना पब्लिक के बीच में। और आज मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं दे रहे हैं वोटर लिस्ट। क्योंकि जो वोटर लिस्ट कैंडिडेट को दी जाती है, वो वोटर लिस्ट होती है जो नॉमिनेशन के लास्ट डेट तक बनती है। उसके बाद एक वोटर लिस्ट बनती है जिसको सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बोलते हैं। उस सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी महाराष्ट्र में। और उसके बाद एक और बनती है जिसको एएसडी, एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट बोलते हैं। और ये सप्लीमेंट्री लिस्ट और एडिशनल सप्लीमेंट्री लिस्ट कैंडिडेट्स को दी नहीं जाती है। कैंडिडेट्स को लास्ट वाली वोटर लिस्ट दी जाती है जो नॉमिनेशन डे तक की होती है। और गड़बड़ आपने उसके सप्लीमेंट्री करके कैंडिडेट को दी नहीं। और जब हम डेटा मांग रहे हैं, आप देने की हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। तो ये लड़ाई भी तो लड़ रहे हैं ना। जस्ट ये कहना कि इस लड़ाई का केवल एक ही बैटल है, वो ठीक नहीं है। ये मल्टीपल बैटल की लड़ाई है, क्योंकि जब देश में सत्ताधारी पार्टी, भारत जैसे देश में, और जो संवैधानिक संस्थाएं, अगर वो मिलकर कुछ गड़बड़ करना चाह रही हैं, तो उसके खिलाफ लड़ाई बहुत आसान नहीं होती है। और जब हम उस लड़ाई को लड़ते हैं, तो उस लड़ाई को लड़ने में आपकी समझदारी भी धीरे धीरे डेवलप होती है कि क्या रास्ते पे चलना है। और दूसरा, आप ये नहीं करते, यू कांट थ्रो द बेबी आउट विद वाटर। आज के आप ये चाहते हैं कि हम ये कह दें कि अब हम चुनाव नहीं लड़ रहे बिहार में। क्या आप ये चाहते हैं? मान लीजिए हम कह देते हैं नहीं लड़ रहे, आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी? आपको लगता है बीजेपी नहीं लड़ेगी? आपको लगता है जेडीयू नहीं लड़ेगी? और नहीं, 4 पॉलिटिकल पार्टी वो ऐसी भी खड़ी कर देंगे जो अपोजिशन की पार्टी होंगी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो एक लड़ ही लेंगे, तो चुनाव हो जाएगा। नहीं, उसके लेकिन बाद, सब तो पार्टीज देखिए लड़ेंगी, मेरा पॉइंट है। सब पार्टीज लड़ेंगी चुनाव, और बीजेपी आसानी से जैसे हर चुनाव को चुराती है वो चुरा लेगी और बात खत्म हो नहीं नहीं जाएगी, नहीं, मैं हाथ नहीं, से निकल खत्म नहीं जाएगा। होती है। खत्म नहीं, जो महाराष्ट्र में चुराया गया, जो हरियाणा में चुराया गया, वो जब चोरी पकड़ी नहीं गई थी, इस देश में जनता पे भी कीजिए, जनता जब आती है ना, जब महाराष्ट्र का, मैं फिर से बोलता हूं, जब महाराष्ट्र का इश्यू हमने उठाया था, तो इसी मीडिया से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। महाराष्ट्र में जाके खोजबीन की परख नहीं, पत्रकारिता नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त एक जनरल ये माना गया था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपना काम नहीं किया। आपके बीएलएस कहाँ थे? आपके बीएलओ कहाँ थे? बीएलए, आपके कार्यकर्ताओं ने क्यों नहीं पकड़ा? आपके पास वोटर लिस्ट आई थी, आपने क्यों नहीं पकड़ा? ये सवाल हमसे पूछे जा रहे थे ना। जबकि हम ये बता रहे थे कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के बावजूद ये गड़बड़ हुई है। आज 6 महीने के बाद अब सब मान रहे हैं कि हाँ, वहां भी हुई होगी, क्योंकि उनका मोटस ऑपरेंडी हमने पकड़ा तो वो दूसरा मोटस ऑपरेंडी लेके आ रहा है। लेकिन जब जनता को ये समझ में आ जाता है कि मेरा हक छीना जा रहा है, जो संविधान ने अधिकार दिया, एक ही तो अधिकार दिया है, वोट का, वो आप छीन रहे हैं, नागरिकता छीनने की बात कर रहे हैं। तो क्या जनता, पॉलिटिकल पार्टीज को ताकत जनता से आती है? नहीं, हम जनता में भी तो जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते आप ही के यहाँ एक डिमोलिशन हुआ, फरीदाबाद में ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का। अब वो जिस कम्युनिटी के घर हैं 6,500, वो बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी के सपोर्टर होने के बाद भी उनके घर तोड़े जा रहे हैं। पहले तो चलो मुस्लिम्स के तोड़े जा रहे थे, अपोजिशन वालों के, जो लोग खिलाफ होते थे उनके यहाँ हो जाता था, अब तो बुलडोजर उन पे चल रहा है। और उनसे भी हम यही बात कर रहे थे कि भाई, अब उनको आपके वोट की जरूरत नहीं है ना, आप अपने को सपोर्टर मान रहे हो बीजेपी का। बीजेपी को पता है कि वो तो हेराफेरी करके अपना चुनाव लिस्टों में चुनाव जीत जाएगी, तो उनको आपकी भी जरूरत नहीं है। अब उनको आपकी जमीन दिख रही है, तो आप भले उनके सपोर्टर हो, बीजेपी को कोई फर्क नहीं वहां पड़ रहा है। उनको जमीन दिख रही है जो दिल्ली के एनसीआर की महंगी जमीन है। तो सवाल ये है कि ये जो प्रक्रिया चलती है,
ये एक लेवल पे आके जनता भी समझती है। और इस बात पे ये कोई अगर ये मानता है कि कोई एक व्यक्ति के आधार पे या एक पॉलिटिकल पार्टी के आधार पे हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे, वो नहीं होगा। हम लोग अलख जगा रहे हैं, आप लोग अलख जगा रहे हैं। उसके बाद की लड़ाई तो अब शुरू हो रही है। भले अलग अलग रास्ते पहले पे तो चल रहा हो, लेकिन पहले मकसद तो तो यही पहले है ना तो कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो कोई मानने को नहीं तैयार था, क्योंकि हम लोग लगे रहे। आज सब मान रहे हैं। अब सेकंड चीज हो गई, अब रास्ता ढूंढना है। मानना, प्रूव करना, विरोध करना और समाधान करना, ये तो चरण है ना। ये 24 घंटे में नहीं हो जाएगा। हम लोग इसलिए वहां पे, हमारे सब कार्यकर्ता गांवों में हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बेसिक सवाल, फिर से मैं वापस आता हूं, क्योंकि ये तो हो गई बात। बेसिक सवाल क्या है? 1951 में, 1951 में पहले चुनाव हुए। चुनाव आयोग ने चुनाव को पूरा मैनेज किया। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे। पूरे देश के अंदर लगभग लगभग 90% लोग ये थे जो जिन्होंने कभी जीवन में वोट नहीं दिया था, क्योंकि वोटिंग नाम की चीज वो थी नहीं। वोट केवल कुछ जो उसके पहले वोटर होते थे, वो कहीं ना कहीं जमींदार, पढ़े लिखे, पैसे वाले, अलग अलग कैटेगरी में लोग आते थे। लेकिन जो निरक्षर लोग थे, जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, जो छोटी कम्युनिटी के लोग थे, उनके पास वोट नहीं था। तो दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके पास हर गांव के अंदर कार्यकर्ता नहीं था। कांग्रेस के पास तो फिर भी था हर गांव में कार्यकर्ता। बाकी जितनी पार्टीज लड़ी थी, चाहे उस समय में जनसंघ लड़ी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टीज हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी रही हो, उनके पास तो हर 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 गांव के अंदर कार्यकर्ता नहीं था ना। बीएलओ नाम की चीज तो नहीं होती थी। तो क्या उस वक्त चुनाव आयोग ने ये बोला था कि उनकी जिम्मेदारी है? क्या 1951 में अगर जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे और सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त थे, अगर वो ये बात कह देते कि भाई आप जिस गांव में आप, ये पॉलिटिकल पार्टी दूसरी कमजोर है, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या इस देश में लोकतंत्र पनपता? कांग्रेस का कार्यकर्ता हर हर गांव में था, लेकिन जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। उसने पूरे देश में घूम घूम के 17.5 करोड़ वोटर बनाए थे। उसने नए नए कॉन्सेप्ट निकाले कि अनपढ़ लोग पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते, कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ सकते, तो चुनाव वोटिंग सिंबल जैसी चीज लेकर आए थे। चुनाव आयोग का काम ये था उस समय कि किसी भी तरह से जो भी व्यक्ति भारत में है, एडल्ट है, वो वोट दे सके। ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं डाला था। अगर उस जमाने में यही भाषा बोली जाती, जो कई बार हमारे समर्थक भी बोलते हैं कि भाई आपके वॉलंटियर, आपके वर्कर तो उस गांव में थे नहीं, तो इसमें क्या गलती है? तो तब हम ये कह सकते थे जनसंघ पूरे देश में नहीं थी, तो उनके वोटर काट देने चाहिए थे हमें। चुनाव आयोग ने तब काटे थे। कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में नहीं थी, चुनाव आयोग ने उनके सब वोटर काट दिए थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पूरे देश में नहीं थी, क्या चुनाव आयोग ने उनके वोटर काट दिए थे? ऐसी बहुत सारी पार्टीज पहले चुनाव में चुनाव लड़ी थी। तो ये बात कहना हमारे समर्थकों का भी गलत है। ये जिम्मेदारी के लिए चुनाव आयोग बनाया गया था, उसको अधिकार दिए गए थे, संविधान ने अधिकार दिए। अगर कोई अपने अधिकारों को सरेंडर कर रहा है, तो उससे सवाल पूछना चाहिए। नहीं, सवाल लेकिन बॉटम लाइन जो मेरा अब आखिरी सवाल होगा गुरदीप, बॉटम लाइन यही है कि ठीक है, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मीडिया अपने तरीके से दिखा रहा है, जैसा जो मीडिया का जो कलर है, कलर कलर ही बोलेंगे, बीजेपी ने तो मीडिया के कलर्स भी बना दिए हैं, रेड ग्रीन। तो जो भी मीडिया है, सब मीडिया अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे इंश्योर करेंगे दैट बिहार डजंट गो द महाराष्ट्र वे, जो हरियाणा में हुआ, जो दिल्ली में हुआ, और ये बात सब सामने आ रही है कि चुनाव को चुराया गया है। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि बिहार का चुनाव ना चुराया जाए, बिहार में कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो? When we don't ask questions from the election commission, we don't ask what Supreme Court is doing, we don't ask the political parties। ठीक है, आपने अपना लॉजिक दिया कि आपके वर्कर्स हैं और वो अभी लगे हुए हैं कि भाई किसी का वोटिंग लिस्ट से नाम ना कटे, but how can we ensure, and this is my last question to नहीं you, नहीं नहीं, how do we ensure that Bihar? आपका सवाल गलत है। आपने बोला चुनाव आयोग से क्वेश्चन न पूछा जाए, कौन नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन? आपने बोला कोर्ट में न लड़ा जाए, कौन नहीं लड़ रहा है? आपने कहा सड़क पे चक्का जाम हुआ है, आगे की कार्रवाई के लिए 19 तारीख को मीटिंग हो रही है। आप, किसी ने भी ये बोला है कि जो
ऑल्टरनेटिव मीडिया काम कर रहा है, उस पर कोई सवाल तो किसी ने नहीं उठाया। ऑल्टरनेटिव मीडिया विपक्ष पे सवाल उठा रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव मीडिया पे हमने सवाल नहीं उठाया है। और पॉलिटिकल पार्टीज ये तमाम चीजों पे चल रहे नहीं हैं। तो आपको क्या हो लग रहा है कि सकता है, ऑल्टरनेटिव मीडिया तो सवाल उठा रहा है, वो गलत सवाल है क्या इस समय जो नहीं नहीं, ऑपोजिशन से मैंने पूछ रहे हैं? मैं तो बोला ना कि उन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है ना। वो काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उन पे कोई सवाल थोड़ी उठा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने नहीं तो बहुत आप बड़ा काम किया। नहीं तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ऑपोजिशन से खासकर, जो आपने कहा ना कि क्यों नहीं सब रखनी अपना अपना चाहिए? काम कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन अगर इस देश में एक दूसरे से नहीं होगी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करता है। जो प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये पूरा महाराष्ट्र के बाद अवेयरनेस पॉलिटिकल पार्टीज ने ही पहले फैलाई है। महाराष्ट्र का चोरी हुआ चुनाव तो उस समय तक किसी को समझ में नहीं आया था। आज ये अवेयरनेस पॉलिटिकल पार्टीज ने फैलाई है। अब सबको पता है कि चोरी संभव है। अब मीडिया के, ऑल्टरनेटिव मीडिया के लोग वो चोरी अब कैसे हो रही है उसको राज खोल रहे हैं। मैं वो तो पूरे देश के सामने। कि नहीं, मेरी 2024 के बात, पहले के चुनाव से ही मैं और मैं मैं, कितने मैं प्रोग्राम्स इस पे कर रही हूँ। हाँ, पूरी पूरी बात कर रहा हूं ना मैं। महाराष्ट्र में जो इस तरह से चोरी हुआ था वो पहली बार सामने आया था, ठीक है ना। उसके बाद अब पता है कि चोरी संभव है, पहले तो कोई मानता ही नहीं था कि चोरी हो सकती है। अब चोरी कैसे हो रही है ये आप लोग सामने ला रहे हो। अब इसके साथ में ये कि इसको कैसे रोकना है, इस पे लगातार बातचीत हो रही है कि ग्राउंड पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर इस वक्त सारे कार्यकर्ताओं को वहां की अपोजिशन पार्टीज कॉल दे दें कि आप धरने पे बैठना शुरू करो, आप घेराव करो, तो ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं कमरे में बैठ के, वो बंद हो जाएंगे भरने। हम अपने गांव को छोड़कर धरने पे बिठा दें उनको, तो फॉर्म कौन भरेगा? एक तो वैसे ही उनका पूरा डिजाइन नहीं ऐसा है कि नहीं, लोग ये फॉर्म तो ना है भर ना पाए। कि हमें नहीं, पता है कि बंद कमरों में इस समय फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, बीएलओज ये काम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा इस पर कुछ आक्रोशित नहीं हो रही है। ठीक है भाई, आप अपना क्यों काम नहीं? कर रहे हो। क्यों नहीं? आज राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों किया फिर? उनकी भाषा देखिए ट्वीट की। आक्रोशित नहीं हो रही है तो 19 को क्यों मिल रहे हैं हम लोग? देखिए, पार्लियामेंट है, कोर्ट है, सड़क है, चक्का जाम क्यों किया था? ये ऐसा दौर है जो अनप्रेसिडेंटेड दौर है। इसमें लोकतंत्र को बचाते हुए लड़ाई लड़नी है। ये चैलेंज है आज हमारे सामने। चलिए ये खैर, चैलेंज छोटा चैलेंजेस चैलेंज नहीं है। और इस नहीं। चैलेंज में मेरा अभी भी कहना है, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो प्रोसीजरल सवाल है कि फॉर्म कमरे में भरे जा रहे हैं, फॉर्म सही नहीं भरे जा रहे हैं। हम जो सवाल उठा रहे हैं वो प्रोसीजरल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाला होता कौन है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठा रहे हैं कि वोटर से क्या वोटिंग राइट छीना जा सकता है इस आधार पे कि उसके पास पेपर नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठा रहे हैं कि इस देश में जिसके पास पेपर नहीं होगा उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग गरीब हैं, जो सड़कों पे भी रहते हैं, जो जिनके पास घर नहीं होते हैं, जो अब जिनके पास पेरेंट्स के अपने कागज नहीं होते हैं, तो क्या उन सबको नागरिकता से वंचित कर देंगे? तो उनको कहाँ भेजेंगे आप? उनको क्या स्कीमों के राइट्स मिलना बंद हो जाएंगे? क्या उनको आप फ्री राशन बंद कर देंगे? क्या आप उनको गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम बंद कर देंगे? क्या आप उनके बैंक खाते बंद कर देंगे? क्या उनके आप जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनके मोबाइल छीन लेंगे? हर एक में तो रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होता है ना, नागरिकता के लिए है ये सब चीजें। तो क्या ये किसी ने सोचा है? और फिर जिनका नाम हट जाएगा पेपर न देने पे, नागरिकता के सवाल पे, वो अपील कहाँ करेंगे? कौन उस अपील को एड्रेस करेगा? और जो पूरा संविधान ने एक प्रक्रिया की है कि नागरिकता को सवाल उठाने की पावर सरकार की होती है, पर सरकार को यह सबूत देना होता है कि कोई व्यक्ति नागरिक क्यों नहीं है। उस प्रक्रिया क्या हुआ? एक एक कोई बीएलओ, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो कोई टीचर होंगे कहीं पे,
नगर निगम के कर्मचारी होंगे, वो किसी की भी नागरिकता पे क्वेश्चन मार्क लगा के हटा देंगे। वो रिपोर्ट देंगे भाई ये व्यक्ति का आज भी आप, और उसके बाद जो है ईआरओ कहेगा, जो एसडीएम होता है कि नहीं अब ये नागरिक नहीं है, इनका वोट काट दो। आप देश में परिस्थिति क्या पैदा कर रहे हैं? कई करोड़ लोग, 1 करोड़ 1.5 करोड़, मुझे नहीं मालूम फाइनल क्या फिगर आएगा, आप उनकी नागरिकता कैसे छीन सकते हो जबकि प्रक्रिया ही नहीं है संविधान के अंदर। हम केवल प्रोसीजरल सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम संवैधानिक सवाल पे भी मंथन कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था संविधान पास करते हुए कि दुनिया का कोई भी संविधान कितना भी खूबसूरत क्यों ना बन जाए, अगर उसको चलाने वाले लोग सही नहीं है तो वो संविधान कमजोर पड़ जाता है, फेल होता है। वही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को फुल पावर है, उसके पास लेगेसी है, उसके तरीके हैं, लेकिन अगर आपको चलाना नहीं है जैसे आपको चलाना है, तो संविधान की व्यवस्था होते हुए भी चीजें फेल होती हैं। हमारी चलिए लड़ाई इसकी भी है। हम लोग पिछले 51 मिनट 14 सेकंड से बात कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि ये लड़ाई कैसे आगे लड़ी जाएगी। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, रोज सवाल खड़े कर रहे हैं और जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको भी उठा के देख रहे हैं कि क्या कैसे क्या हो रहा है। लेकिन क्या हमें वाकई में जवाब इस बात का मिल पाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या बिहार में होंगे, या बिहार भी उसी तरीके से लूट लिया जाएगा जैसे कि महाराष्ट्र लूटा गया, या फिर हरियाणा लूटा गया, या फिर जो खामियां 2024 के चुनाव में आई थी। और जैसे जैसे हर चुनाव आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो एक लेवल है चोरी का वो और बढ़ता जा रहा है। और हर अलग मैनिफेस्टेशन में अब इस बार अगर एपिक कार्ड्स और वो फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 17C को भूल जाए तो अब इस बार SIR हो गया है। मुझे नहीं पता बिहार चुनाव का क्या रिजल्ट होगा। और लेकिन सिर्फ सवाल आज आपसे इसलिए किए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम इंश्योर कैसे करेंगे। आपने भी अपनी प्रॉब्लम्स बताई और आप किस तरह से लड़ाई लड़ भी रहे हैं, आपने ये भी बताया। बट क्या उसका नतीजा होगा मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि क्या नतीजा होगा। लेकिन देखेंगे, जैसा आप कह रहे कि 19 को इंडिया अलायंस की मीटिंग है, उसमें क्या तय होता है। और जितना कम समय बचा है, मेरी कम से कम मेरी पर्सनल तौर पर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। गुरदीप, आई डोंट नो हाउ मच होप यू हैव, बट आई एम रियली, माय होप इज वेनिंग समवेयर, आई वुड से। देखिए जस्ट देखिए पॉलिटिकल ब्रीफली पॉलिटिकल गुरदीप। पार्टीज में और पत्रकारिता में आजकल यही फर्क हो गया। पॉलिटिकल लीडर्स ना तो होप कम कर सकते हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं को डिमोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पे ये लोकतंत्र सर्वाइव करेगा। और ये मानना, अगर हम इसको दूसरी तरह से क्यों नहीं देखते हैं कि ये जो चोरी चल रही थी उसको हमने एक्सपोज कर दिया है, उसके खिलाफ जनमत तैयार करना शुरू कर दिया है जो पहले नहीं था। आज हर व्यक्ति इस बारे में बात करने लग गया है। आप इसको सफलता के रूप में क्यों नहीं देखते हैं? आप इसको, वो तो कर ही रहे थे जो कर रहे थे, जो बीजेपी कर रही है, जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो तो पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ एक माहौल बनाना, उसको उजागर करना, एक्सपोज करना और ये बताना कि नहीं ये गड़बड़ हो रहा है और ये संभव है, ये काम पिछले 6 महीने में इस देश के अंदर हुआ है। इस बात से अगर आपको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, अगर आपको इंकरेजमेंट नहीं मिलता है, तो आप केवल क्विक फिक्स सॉल्यूशन टू डिक्टेटरशिप चाह रहे हैं। डिक्टेटरशिप का क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, ये काम हमको करना है ना, वो हम कर रहे हैं। कम या ज्यादा वो इतिहास बताएगा, चलिए, लेकिन कर यही काफी, रहे हैं। हाँ, बहुत देर का ये इंटरव्यू हो चुका है। इस चर्चा को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गुरदीप फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। Thank you.